हेलो गाइस, वेलकम टू नेट जेआरएफ विद अदिति। मेरा नाम अदिति है और आज आप लोगों के लिए गाइस एक बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर मैं आई हूं, जिसमें मैं आप लोगों से बात करने वाली हूं कि क्या 30 दिन के अंदर हम नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूं कि मैंने अपने जेआरएफ के टाइम पर, जो कि 2019 दिसंबर का अटेम्प्ट मेरा था, तो उस टाइम पर लास्ट के 30 दिन में मैंने ऐसा क्या किया था। तो ये सारी चीजें मैं आज आप लोगों के साथ में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाली हूँ। तो जितने भी लोग हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करके, कमेंट करके जरूर बताइएगा जो भी आप लोगों का फीडबैक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, कमेंट्स के जरिए, मैं सो दैट आप लोगों को एक इम्प्रूव्ड वर्जन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिल सकूं, या मुझे पता लग सके कि और क्या चीजें हैं जो आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं कि 30 दिन के अंदर नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन के लिए क्या किया जा सकता है। देखिए, पहली बात तो नेट जेआरएफ जैसा एग्जामिनेशन एक एकेडमिक एग्जामिनेशन है और उसके लिए 30 दिन की तैयारी बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लास्ट 30 दिनों को यूटिलाइज नहीं कर सकते। मुझे पता है मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहे होंगे वो ऑलरेडी वो वीडियो देख चुके होंगे, जिसमें मैंने आप लोगों को कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताई थी, 2 महीने की, 3 महीने की स्ट्रैटेजी बताई है। आप लोगों को ये पता होगा, आपने काफी पढ़ाई ऑलरेडी कर ली होगी। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इन लास्ट 30 दिनों को अगर बेहतर तरीके से आप यूटिलाइज करिए तो आपका काम ज्यादा आसान हो सकता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो वो जो 3 घंटे हैं वही मायने रखते हैं कि आपने क्या किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 3 साल तैयारी करके आए हो या 30 दिन की तैयारी। सबसे पहले तो आपको ये 30 दिन प्रायोरिटाइज करने पड़ेंगे, यानी कि इस 30 दिनों में आपको ये डिसाइड कर लेना है कि मुझे और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ यही तैयारी करनी है, जो कि मैंने किया था। अगर मैं आप लोगों को मेरी स्ट्रैटेजी बताऊं तो मेरी स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल थी, क्योंकि मैं पेपर 1 के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी, क्योंकि मैं उस टाइम पे अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के 4th सेमेस्टर में थी और तभी मैंने अपना नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया था 5th सेमेस्टर के अंदर। तो इसीलिए मुझे पेपर 1 के बारे में बिल्कुल भी गाइडेंस नहीं थी और उस टाइम पे कुछ खास ऑफरिंग्स भी नहीं थी, तो मेरे पास में इतना बेटर आइडिया नहीं था। पर आप लोगों के पास में पेपर 1 का बेटर आइडिया है और मैं हमेशा बोलती हूं कि पेपर 1 आप लोगों की बहुत हेल्प कर सकता है जेआरएफ निकालने के लिए। तो इसीलिए सबसे पहले तो प्रायोरिटाइज करना है ये 30 दिन। उसके बाद में ये डिसाइड कर लेना है कि ये 30 दिन मुझे क्या क्या करना है और कैसे करना है। अगर प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलोगे तो 30 दिन बहुत एफिशिएंटली आप लोगों के निकल जाएंगे और आपका काम आसान हो जाएगा। मैंने कुछ बातें हैं जो यहाँ पर आप लोगों के लिए नोट डाउन की हुई है, जो मैंने की थी। मैंने याद करने की कोशिश की कि मैंने एक्चुअली में क्या किया था, सो दैट मैं आपको प्रैक्टिकल फिजिकल चीजें आप लोगों को बता सकूं, रियलिस्टिक चीजें बता सकूं। ऐसा नहीं है कि रैंडमली हम बात करें कि टाइम मैनेज करो, प्लान करो, ये करो, ऐसा नहीं बोल रही हूं। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने क्या किया था। सबसे पहली चीज, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे जब एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं तो हम सभी लोग सुनते हैं कि अपने बेसिक नेचर को चेंज मत करिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप सभी लोग अगर रात में पढ़ने वाले हैं तो रात में पढ़िए, सुबह पढ़ने वाले हैं तो सुबह पढ़िए। ये बातें बिल्कुल ठीक है, बट मैं आपको कहती हूँ कि लास्ट के 3 दिन में ये सारी बातें फेल हो जाती है। लास्ट के 30 दिन एक ऐसे 24 घंटे हैं जिसमें जब भी मौका लगे तब आप लोगों को रिवाइज कर लेना है या कुछ नया पढ़ लेना है। मैं आपको यही कह रही हूँ कि मैंने जो किया था। अब आप लोगों को जो सही लगता है आप वो करिएगा, बट मेरे हिसाब से तो मैंने यही किया था और मैं वही चीज आप लोगों को बता रही हूँ। मेरे हिसाब से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक अर्ली बर्ड हूं, मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ने वालों में से हूं, मुझसे रात को लेट नहीं पढ़ा जाता है, बट फिर भी 11:30 12 बजे तक मैं अपना टाइम खींचती थी। इसके अलावा क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ जाती थी तो दिन में सोने की एक हैबिट बन गई थी, क्योंकि आपका पूरा दिन मेंटल वर्क कुछ ना कुछ चल रहा होता था, तो बहुत ज्यादा लेथार्जिक फील हो रहा होता था। तो दिन का वो जो समय था वो मैं यूटिलाइज करती थी मॉक टेस्ट देने के लिए, यानी कुछ ऐसा करती थी जिससे मेरा माइंड ज्यादा एक्टिव रहे। ऑल्दो 30 मिनट का 40 मिनट का ब्रेक लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो वो आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं कि आप दिन में बिल्कुल ना पढ़िए, वो बिल्कुल समझ में आता है। बट स्टिल मैं कोशिश ये करती थी कि जो बड़ा चंक ऑफ टाइम है जो आप यूजुअली वेस्ट कर देते हो, बिकॉज वो आपके नेचर के अगेंस्ट है पढ़ने में, तो आप उस टाइम पर ऐसा कुछ डिसाइड कर लीजिए जिससे आपका माइंड ज्यादा एक्टिव रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करना, या उनको दोबारा से क्वेश्चन को लगाना, या फिर आप कोई नया मॉक टेस्ट दे सकते हैं। जब मैं नया मॉक टेस्ट दे रही होती थी तो नए मॉक टेस्ट के अंदर बहुत सारे नए क्वेश्चन देखने मिलते थे, और ये सारी चीजों की वजह से मेरा दिमाग और ज्यादा एक्टिव हो जाता था कि यार ये तो पढ़ा ही नहीं, ये तो पढ़ा ही नहीं, और इस तरीके से इस गुड पैनिक से मुझे और पढ़ने में हेल्प मिलती थी। तो एक चीज जो मैं आपको बोलूंगी कि अच्छी बात है कि बेसिक नेचर चेंज नहीं करना चाहिए, बट ये भी एक अच्छी बात है कि अगर आप बेसिक नेचर के साथ में उस टाइम चंक को यूटिलाइज करना सीख गए जिसमें आप लोगों को लगता है कि आप अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकते हो, तो आपके लिए बहुत बेटर हो सकता है वो टाइम। तो आपका टाइम इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपका बेस्ट टाइम जो होगा उस बेस्ट टाइम में तो आप पढ़ाई कर ही रहे हो, बट जो आपका वर्स्ट टाइम है यानी जिसमें आप पढ़ाई नहीं कर पाते हो, उसमें आप लोग कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे आपका माइंड ज्यादा एक्टिवेटेड फील करेगा। उसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट चीज मॉक टेस्ट। मैं जानती हूं कि आपने हर जगह ये चीज सुनी होगी, बट मैं आप लोगों को एक तरीका सिखाती हूँ जो रियलिस्टिक है, जो मैंने किया था।
मैंने पेपर 2 के मॉक टेस्ट लिए, मैंने पेपर 2 के मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट भी किए, बट जब मैं मॉक टेस्ट लगाती थी तो इसमें बहुत सारे ऐसे रैंडम क्वेश्चंस होते थे जो आपको एक्चुअली में पैनिक कर देते थे कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, या ये तो हुआ ही नहीं है, वो तो हुआ ही नहीं है। और अब तो आपको पता है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एक कमर्शियलाइज एग्जामिनेशन हो गया है। हर जगह आप लोगों को यूजीसी नेट को लेकर क्लासेस मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, किताबें मिलेंगी, बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। और कभी कभी आप देखोगे एक ही क्वेश्चन के अलग अलग जगह पर अलग अलग आंसर्स होंगे। तो इसीलिए आप सभी लोगों को स्टिक करना है स्टैंडर्ड बुक्स को, या फिर आप लोगों को स्टिक करना है स्टैंडर्ड कंटेंट जहां से आप लोगों को मिला है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि मॉक टेस्ट में आने वाले सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बट आपको मॉक टेस्ट देते रहना है। उससे आपको ये आइडिया लगेगा कि बाकी सभी लोग क्या कर रहे हैं। और एक चीज जो आपको मेरी गलती से सीखनी चाहिए कि मैंने सिर्फ पेपर 2 के मॉक टेस्ट लगाए, तो वो आपको नहीं करना है। आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ही मॉक टेस्ट एक साथ लगाने हैं, कंबाइन करके लगाने हैं, 3 घंटे का टाइमर सेट करके। मैं यूजुअली 2 घंटे का टाइमर सेट करके पेपर 2 के लगाती थी, बट मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का ऐसा करना चाहिए। तीसरी मिस्टेक जो आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, या मैं कहूंगी कि आपको डेफिनेटली ये काम करना चाहिए, वो ये है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और डेटा इंटरप्रिटेशन जैसे ये 2 टॉपिक जो आपके पेपर 1 में आते हैं, इन्हें आप बिल्कुल भी अवॉइड मत करिए। आज से अगर लगातार 30 दिन तक भी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, अगर आप सभी लोग क्या करते हैं, आप लोग एक एक आरसी और एक एक डीआई रोज का सॉल्व करते हैं, तो ये मैं गारंटी करती हूं कि आप लोगों के एग्जामिनेशन में आप लोगों को काफी हेल्प मिलेगी। एक ही ऐसा टॉपिक है जो आपका सर्टेन है, दैट इज आरसी एंड डीआई। ये मैं हर क्लास में बोलती हूं, आप इस चीज को मान के चलिएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड डेटा इंटरप्रिटेशन 2 ऐसी चीजें हैं जिनसे 5-5 क्वेश्चन यानी 20 नंबर आते हैं, और ये 20 नंबर पेपर 1 के अंदर आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। अगर ये सारी चीजें करना आप लोग समझ जाते हैं और ये चीज आप डेली रूटीन में करने लगते हैं, तो आप लोगों को अपने आप अपने पढ़ाई के अंदर, अपनी प्रिपरेशन के अंदर रिदम दिखने लग जाएगा। रोज का एक मॉक टेस्ट आप रखिए, और यूजुअली मैं कहूंगी मॉक टेस्ट उस टाइम पे रखिए जो आपके बियॉन्ड नेचर है या अगेंस्ट नेचर है। जैसे मेरा दिन में पढ़ने का नहीं होता था, तो मैं दिन में मॉक टेस्ट देती थी। आपका अगर सुबह पढ़ने का नहीं है तो कोशिश करिए। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई बच्चा बोलेगा कि मैम मैं तो 4 बजे सोया था, अब कैसे? मुझे पता है कि उसके लिए पॉसिबल नहीं है, बट जितना अर्लीस्ट पॉसिबल हो सकता है उतना, ठीक है। प्लस मैं आपको बोलूंगी कि अब क्योंकि समय आ रहा है आपके एग्जामिनेशन का, तो अपनी स्लीपिंग साइकिल को भी आप ठीक करना स्टार्ट करिए, बिकॉज हमेशा बच्चों को लास्ट के 5 दिन में वो डर लगता है कि क्या मैं टाइम पे उठ पाऊंगा या नहीं। उसी पैनिक के अंदर नींद ही नहीं आती एग्जाम के 1 दिन पहले। तो इसीलिए अपनी स्लीप साइकिल को भी थोड़ा इंप्रोवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, सो दैट एग्जाम टाइम तक वो टाइम पर आ जाए और आप सुबह उठ पाए एग्जामिनेशन के लिए। इसके बाद में अगर मैं बात करूं एक ऐसी चीज जिस पर मैंने बहुत काम किया था, वो है नोट मेकिंग। देखिए, ऑल्दो मैंने कंप्लीट पेपर 2 के और पेपर 1 तो खैर इतना नहीं पढ़ा था, पर पेपर 2 के मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए थे, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग, हर यूनिट के लिए एक रजिस्टर मैंने बनाया था कंप्लीट अपनी तैयारी के समय पर। क्योंकि मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में भी तमीज से पढ़ाई करी थी, तो मुझे 3 महीने का समय भी नहीं लगा, और मैंने अपने नोट्स बना लिए थे 10 यूनिट के, अराउंड 28 से 30 सब्जेक्ट के। बट वो सफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि आप लोग एग्जाम के 1 दिन पहले बैठ के पूरे रजिस्टर्स तो नहीं पढ़ सकते हो, या इन 30 दिनों के अंदर भी। हाँ, मैं मानती हूँ कि जैसे रोज सुबह उठे आप लोग, रोज सुबह आप लोग एक सब्जेक्ट उठा लिया, एक यूनिट उठा लिया, चाहे पेपर 1 का हो पेपर 2 का हो, आपने अपने नोट्स देख लिए, या आपने वो क्लासेस दोबारा से रिवाइज कर ली जिन क्लासेस से आपने पढ़ाई करी थी 2x की स्पीड पे लगा के। बट स्टिल ये फिर से आप लोगों के सामने एक चैलेंज आएगा कि आखिर इतना सारा कंटेंट जल्दी से रिवाइज कैसे किया जाए। तो उसके लिए आप लोगों को बनाने होते हैं शॉर्ट नोट्स, जो कि पोर्टेबल नोट्स भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आप लोगों को बताऊं, तो इस वक्त ये जो आप लोगों मेरे हाथ में देख रहे हो, ये कुल मिला के 5 से 6 पन्ने हैं, और ये पूरी रिसर्च एप्टीट्यूड है। जी बिल्कुल, ये पूरी रिसर्च एप्टीट्यूड है। इनफैक्ट मैं आप लोगों को एक पेज पर पूरी रिसर्च एप्टीट्यूड लिखकर दिखा सकती हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि अब मुझे 2.5 साल 3 साल हो गए पढ़ाते, बट इसलिए कि मैंने ऐसे ही पढ़ाई करी थी। आप लोग यही सेम चीज पेपर 2 में भी लगा सकते हैं। जो भी कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, या इंडिविजुअली जो भी आपका पेपर 2 हो, मैं आपको कंप्यूटर साइंस का बता सकती हूँ। ये मेरा एक रजिस्टर था जिसमें मैंने कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 के जितने भी शॉर्ट नोट्स थे सब बना लिए थे। तो इस तरीके से अगर आप देख पा रहे हो शायद, तो आपको दिख जाएगा कि मैंने इस तरीके से टेबल फॉर्म कर लिए थे। टेबल में मैंने सारे लिख लिए थे, लाइक फॉर एग्जांपल क्लोज प्रॉपर्टी हो गई, या फिर आप लोगों का डिसाइडेबिलिटी, अनडिसाइडेबिलिटी हो गई, लैंग्वेज प्रॉपर्टीज हो गई, एल्गोरिथम हो गई, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाली चीजें हो गई। ये सारी चीजें मैंने एक एक पेज पे नोट डाउन कर लिए थे। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे जितना छोटा कंटेंट आपके पास में होगा पेपर पर, और जितना ज्यादा कंटेंट आपके दिमाग में होगा, वही आपके लिए यूटिलिटी वाला होगा। आपने 50 रजिस्टर्स भर दिए तैयारी के अंदर, वो आपके काम नहीं आएंगे। आपने 10 बातें अपने दिमाग में बिठा ली, वही आपके एग्जाम टाइम में काम आएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ये चीज समझ रहे हैं
कम से कम पेपर पर ज्यादा से ज्यादा दिमाग में लिखने की कोशिश करिए, यानी कि जितना हो सकता है अपने आप से ये वर्बल टॉक आपको करनी होगी। मैंने कितना पढ़ लिया है, मैंने क्या क्या रिवाइज कर लिया है। अगर आप लोग एक प्लेन पेपर लेके बैठते हैं और प्लेन पेपर पे आप टॉपिक्स लिख सकते हैं, एटलीस्ट टॉपिक के नाम अपने आप आपका दिमाग ट्रिगर करेगा उस टॉपिक से एसोसिएटेड जितना भी कंटेंट आपने पढ़ा है वो सब साथ में। अब आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो ऑब्वियसली उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने आते होंगे, तो इमीडिएटली जो भी क्वेश्चन आता है और अगर आप अटक भी जाते हो तो अभी रिग्रेट करने का टाइम नहीं है। इमीडिएटली जाइए अपने नोट्स में या क्लासेस के अंदर उसको चेक करिए कि यार इसका आंसर क्या था। या आज के जमाने में तो आप सब लोग गूगल के किंग हो चुके हैं, तो गूगल कर लीजिए, बट google.com पे विश्वास कम करके .org वाली वेबसाइट्स पर, स्टैंडर्ड किताबों पर, स्टैंडर्ड वेबसाइट्स पर भरोसा करिए और उसके बाद में अपने नोट्स में फटाफट से या शॉर्ट नोट के अंदर उसे फटाफट से लिख लीजिए, क्योंकि ये चीज मैं बार बार भूल रहा हूं या ये चीज में मैं बार बार गलती कर रहा हूं। तो इससे क्या होगा, इससे आप लोगों की तैयारी और ज्यादा बेटर हो जाएगी और रिवीजन आप लोगों को लगेगा कि वाकई में हो रहा है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट है जो मुझसे बोलते हैं कि मैम रिवीजन ही नहीं हो रहा है, समझ ही नहीं आता कि पूरा दिन कब निकल जाता है, क्लासेस देखने में निकल जाता है, खुद की पेपर 2 की पढ़ाई में निकल जाता है, ये हो जाता है वो हो जाता है। तो इसीलिए आप लोगों को बोल रही हूँ कि जितना ज्यादा दिमाग में उतना कम पेपर पे होगा और उतना ही बेटर आप लोगों के लिए रहने वाला है। उसके बाद में लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक चीज जो मुझे लगता है कि आप लोगों को ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि सबसे सर्टेन और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको छोड़ के नहीं जाने हैं। ये चीज मैंने पेपर 1 में की थी, क्योंकि पेपर 1 में मैंने कम पढ़ा था, तो इसीलिए 1 महीने के अंदर मैंने यही काम किया था कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे मिले, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो किसी बुक पे लिखे हो, या फिर जो भी है जिससे भी मैंने एक्सपीरियंस लिया हो, जिन्होंने भी कहा कि यार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैंने उन टॉपिक्स को बिल्कुल नहीं छोड़ा। एटलीस्ट उन टॉपिक्स को मैं अच्छे से समझ के गई थी और उनके क्वेश्चंस मैं सही करके आई थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग तो सभी जानते हैं, आपके पास में तो ऑफरिंग्स भी है। इस चैनल पर मैंने आप लोगों को लगभग 5 से 6 यूनिट्स ऑलरेडी डिकोड करी है, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। जैसे कल ही मैंने एक वीडियो डाला जिसमें कम्युनिकेशन को मैंने कंप्लीटली समझा दिया। एक क्लास में कंप्लीट कम्युनिकेशन आपका हो जाएगा, आप उसे कवर करिए, आप लोगों को काफी हेल्प हो जाएगी। यानी कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम एटलीस्ट आप लोगों को पता लग जाएंगे कि हाँ यार ये तो हमने पढ़ा था, या ये इसका मतलब होता है, ये ऐसा होता है। क्वेश्चन कैसे करना है ये अप्रोच आपको कोई सिखा सकता है। अब आप क्वेश्चन का क्या आंसर करके आते हो ये आपको कोई नहीं सिखा सकता, दुनिया का कितना भी बड़ा टीचर क्यों ना आपके साथ हो। तो एक चीज याद रखिएगा, अप्रोच डेवलप करिए, क्योंकि पेपर अभी भी मैं आपको बता रही हूं कि रट्टाफिकेशन वाला नहीं आता है। नेट एग्जाम का पेपर समझने वाला आएगा, पेपर इन्फेरेंस ड्रॉ करने वाला आएगा। तो इसीलिए बोल रही हूं अप्रोच डेवलप करो, और ये 30 दिन बहुत है अप्रोच डेवलप करने के लिए। अपने आप पे भरोसा रखो, आपने काफी पढ़ाई कर ली है, और अगर नहीं भी करी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 30 दिन अभी भी आपके पास में है। अगर 30 को 24 से मल्टीप्लाई करते हो तो देख लीजिएगा कितने घंटे हो जाते हैं। तो आप लोगों के पास में बहुत समय है, अपने आप पे बिलीव करिए, अपनी पढ़ाई पर बिलीव करिए और थोड़ा लॉजिकल चीजें करना स्टार्ट करिए, रादर देन ये पैनिक करना कि क्या होगा, कैसे होगा और कहां पे चीजें जाने वाली है। उम्मीद करती हूँ कि ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। एक चीज जो मैं लास्ट में ये वीडियो एंड करते हुए आपको बताना चाहती हूँ, अपना अपना पेपर 1 और पेपर 2 का क्यूमुलेटिव स्कोर जरूर देख लेना, पिछले साल कितना गया था। मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर साइंस से हूं, तो कंप्यूटर साइंस में 180 पर जनरल कैटेगरी को मिल गया था। तो मैं मानती हूं कि मेरे लिए 200 की रेंज जो है वो एक अच्छी रेंज है। इस 200 प्लस मार्क्स पर आराम से जेआरएफ हो जाएगा। तो यानी मुझे पता है कि मुझे पेपर 1 और पेपर 2 में मिला के लगभग 200 नंबर लेके आ रहे हैं। अब उसके लिए आप पेपर 1 और पेपर 2 को कितना टाइम देते हो, कैसे मैनेज करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं इंडिविजुअली सबका नहीं बता सकती कि आप पेपर 1 में अच्छे हो या पेपर 2 में। कोई लोग पेपर 2 में ज्यादा अच्छे होंगे, कुछ लोग पेपर 1 में ज्यादा अच्छे होंगे। तो आपको डिसाइड कर लेना है अपने प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बिहाफ पर कि यार ये जो चीज है मेरे को इतने नंबर की करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप काम करें। ईगो पे लेना नहीं है कि यार मैं तो मैथमेटिक्स बचपन से पढ़ता आ रहा हूं, अब क्या होगा, मेरे को मैथ्स का क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहा है। ये सब ईगो पे नहीं लाना है, क्योंकि मैथ्स का क्वेश्चन भी 2 ही नंबर का आएगा, रिसर्च का भी 2 ही नंबर का आएगा, टीचिंग का भी 2 ही नंबर का आएगा। हर क्वेश्चन 2 ही नंबर का है। तो भले ही आप लोग 2 नंबर कहां से लेके आओ, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर लाना मेन होने वाला है। साथ ही साथ जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व करो उतना ही कम है। मॉक टेस्ट से ज्यादा मैं कहूंगी प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करो और प्रीवियस ईयर पेपर निकालो। अब आपके पास में 30 दिन है, एटलीस्ट पिछले 2 साल के जितने भी शिफ्ट के पेपर रहे हैं सारे के सारे एक बार दोबारा निकाल लीजिए मेरे कहने से, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट इसका होने वाला है। उम्मीद करती हूँ कि ये जो भी गाइडेंस मैंने अपने बिहाफ पर आप लोगों के लिए बनाई, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस था, जो मैंने किया या जो मैं नहीं कर पाई वो सारी चीजें आपके सामने रखी है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ डाउट्स है जो आपके रह गए हैं, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि मैम ये वाला पॉइंट जो है क्या हम वो डिस्कस कर सकते हैं या नहीं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा,
चैनल पर ऑलरेडी बच्चे डिमांड करें टीचिंग एप्टीट्यूड का वीडियो, जो कि मैंने डाल दिया है। सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड का ही डाला था। तो टीचिंग, रिसर्च, लॉजिकल रीजनिंग, आईसीटी और कम्युनिकेशन, ये 5 यूनिट्स ऑलरेडी मैं कवर कर चुकी हूँ। चैनल पे जाइए, आपको चैनल की वीडियो लिस्ट के अंदर सारी चीजें मिल जाएंगी, उसे देखिए। साथ ही साथ मैंने टॉप 5 टॉपिक्स की सीरीज भी स्टार्ट करी है। कल आईसीटी की दी थी, अब आप लोगों के लिए मैं बहुत जल्दी रिसर्च एप्टीट्यूड की लेके आने वाली हूँ, और साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस का भी वीडियो बहुत जल्दी आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और मिलेंगे आप लोगों से उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।